एक्सटर्नल सोर्स से रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाता है, मतलब आपतित कराया जाता है। अगर न्यूक्लियस को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेगा, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड कर लेगा, है ना। और जैसे ही अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड करेगा मतलब क्या करेगा, क्योंकि यहां पर वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करने का जो फंडा है उसका मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अपन जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि जो एनर्जी है वो h से कैलकुलेट करते हैं अपन। मतलब यहां पर जो एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में एब्जॉर्ब होगी, मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी। मतलब देखो ध्यान से समझना, अगर इस न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए, इस न्यूक्लियस को अपनी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए अगर 100 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो जब तक यहां से आप इसको 100 जूल एनर्जी नहीं मिल जाती ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब ये है, अगर आप यहां पे रेडिएशन जैसे कितने का 10 जूल का अगर आप दे रहे हो तो ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप अगर 60 जूल का दे रहे हो तो भी ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। अगर आप 80 जूल का दे रहे हो तो भी ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। पर जैसे ही आपने इसको कितना दिया, 100 जूल दिया, ठीक, वैसे ही क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फ्लिप हो जाएगा। फिर से समझना कि क्वांटम मैकेनिक्स में पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी जब तक इसको नहीं मिलेगी ये फ्लिप नहीं करेगा। मतलब अगर आप 10 जूल की रेडिएशन को इंसिडेंट कराओगे तो कुछ नहीं होने वाला, जितनी रेडिएशन इस पर आ रही थी उतनी की उतनी वापस चली जाएगी, है ना। और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, डिटेक्टर लगा सकते हो। एक डिटेक्टर लगा दो, उससे आपको डिटेक्ट हो जाएगा भाई कितनी एनर्जी को या कितनी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया या नहीं किया। तो आप 10 जूल की करोगे कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। यहां से 10 जूल आ रही थी और यहां पर भी आपको 10 जूल की रेडिएशन मिल जाएगी। 60 जूल किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा निकाल देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 80 जूल को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर जैसे ही आपने 100 जूल दिया ये न्यूक्लियस तुरंत उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फ्लिप हो जाएगा। और फ्लिप होने से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर इसी टेक्निक को, जो यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे अप्लाई की गई है, रेडिएशन को यहाँ पर इंसिडेंट कराया जाता है और न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करता है, इसी टेक्निक को अपन किसकी फॉर्म में बोलते हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि दो चीजों के बीच में क्या बिठाना, तालमेल बिठाना, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से यूं कह सकते हो कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या हो रहा है, तालमेल बैठ रहा है, बैलेंसिंग हो रही है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस की टर्म में पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो बैलेंसिंग हो रही है, जो तालमेल बैठ रहा है ना, इसीलिए यहां इस जो टॉपिक है इसमें ये रेजोनेंस वर्ड यूज होता है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, कि न्यूक्लियर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, रेडिएशन के साथ, ठीक। तो इस तरह से अब देखो, तो यहां पर क्या पता चला, तो यहां पर ये पता चला कि भाई अपन हायर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, ओरिएंटेट हो जाएगा किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर उस पर रेडिएशन को अप्लाई करोगे तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, सॉरी अपने ओरिएंटेशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, यहां पर देखो, तो ये जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो जो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट, जैसे कार्बन का न्यूक्लियस है या फिर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है या नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हर न्यूक्लियस अलग अलग एनर्जी, डिफरेंट रेडिएशन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उसी के बेस पर अपन ये पहचान सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस अवेलेबल है, या फिर आपका जो भी मैटर है उसमें कौन सा न्यूक्लियस है। पर यहां पर सिर्फ कहानी इतनी सिंपल सी नहीं है ना, इतना सिंपल भी नहीं है ये बात। अगर इतना सिंपल होता तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। पर यहाँ पर बात यह है कि जो एनर्जी जो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जो इस तरह की कंडीशन शो ही नहीं करते, है ना। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस मिलेंगे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेड होते ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में भी इनकी डिफरेंट डायरेक्शन और भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस होते हैं, पहली बात। सेकेंड फैक्टर की बात करें कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम, जैसे उसके अंदर 4 कार्बन एटम है,
तो जो चारों कार्बन एटम है, हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। कोई न्यूक्लियस है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में आपके पास कितने, 4 कार्बन एटम है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये चारों कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, है ना। बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होता है। देखो, जो अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका भी इफेक्ट होगा, अगर कार्बन के पास क्लोरीन होगा तो वो अलग अपना इफेक्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो अलग होगी। अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो फिर अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि मैंने आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझा रहा था, जब ये वर्ड समझा रहा था, और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में संरचना अपन पता लगा सकते हैं, अणु की पहचान कर सकते हैं, है ना, पर साथ साथ में अपन प्रकृति भी बता सकते हैं कि आपके पास जो परमाणु अणु है उसके अंदर कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी, मतलब कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इस सब की बात अपन, इन सब की गणना, इन सब का अपन कैलकुलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर एक कार्बन परमाणु है आपके पास तो उसके पास क्लोरीन होगा तो अलग उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन अलग होगा, हाइड्रोजन होगा तो अलग होगा, तो इस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही करते हैं, एक हायर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें क्या करते हैं, मैटर को रखते हैं, पदार्थ को रखते हैं, उसके बाद उसके जो न्यूक्लियस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। उसके बाद उन पर रेडिएशन को क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, और रेडिएशन के सर्टेन अमाउंट पे रेडिएशन जब इंसिडेंट होती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लिप कर जाते हैं। तो इनका कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, देखो जैसे आपने रेडिएशन, आप एनर्जी दे रहे हो, है ना, एनर्जी दे रहे हो, और सर्टेन अमाउंट की जैसे ही एनर्जी आई, इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे आप इस तरह से मान लो एनर्जी दे रहे हो, सर्टेन अमाउंट की एनर्जी आई, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो ग्राफ है नीचे जाएगा, है ना, फिर वापस एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर आएगा। तो जैसे ही ये जो ग्राफ का आपको ये नीचे की जो पीक मिल रही है, जो नीचे की जो आपको ये पीक मिलेगी, ये बताती है कि क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया किसका, रेडिएशन का। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से ये एनएमआर काम करता है। ठीक, अब यहां पे मैं थोड़ा सा लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, बेसिक से पॉइंट में, रेडिएशन। यहां पर एनएमआर में जो रेडिएशन यूज की जाती है वो रेडिएशन रेडियो वेव की होती है। किसकी होती है? रेडियो वेव या रेडियो रेडिएशन होती है ना, लॉन्ग रेडियो वेव। इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो आपकी जो न्यूक्लियस है ना, उसको फ्लिप करवाने के लिए ज्यादा भी एनर्जी नहीं चाहिए, है ना। अगर मतलब बात करें, अगर आपके पास गामा चाहिए होता है, एक्सरे चाहिए होता है, तो उसमें बहुत हायर अमाउंट में एनर्जी होती है। तो इसको फ्लिप करवाने के लिए, इस न्यूक्लियस को फ्लिप करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशन नहीं चाहिए होती है, आप रेडियो वेव से काम चल जाता है ना। मैक्सिमम जितने भी स्पेक्ट्रम एनएमआर में अपन यूज करते हैं, वहां पर कुछ किसका यूज करते हैं, अपन रेडियो वेव का ही यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? तो आज का ये टॉपिक आपको सिर्फ ये आज का जो लेक्चर था ये बताने के लिए है कि एनएमआर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एनएमआर क्या होता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। अब आगे अपन इसकी डिटेलिंग में जब जाएंगे तब अपन बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब चीजें आप ध्यान रखना, इन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, इनका बार बार यूज होगा। ओके, क्लियर है? तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं।